इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाठक। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे बंगाल में कोरोना ब्लास्ट के बाद कैसे एक्शन में आया है इलेक्शन कमीशन और आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में क्या हो सकता है फैसला। साथ ही आज रात से दिल्ली में शुरू हो जाएगा 55 घंटे का कोरोना कर्फ्यू। आपको बताएंगे इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान किन किन चीजों पर रहेगी पाबंदी और किन्हें कर्फ्यू से मिलेगी छूट। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री एम्स का दौरा करने पहुंचे हैं। वो इस वक्त कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर एम्स के डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टर इस वक्त अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बता रहे हैं। उसको एक दफा रिविजिट करके जस्ट मेक श्योर इट इज ऑपरेशनल, बिकॉज वो एक लास्ट टाइम देयर वाज एन इशू अबाउट बॉडीज नॉट बीइंग, and I'm hearing that story from certain hospitals. I've seen a census data from a hospital which says 20 beds vacant, 20 bed ward, 17 have patients and 3 have dead bodies waiting to be taken to the crematorium. We should not have such a situation. Please. Yesterday we received 12 bodies and 2 are pending since 14th. So we had 14 yesterday, 8 was sent to cremation. दिल्ली में कोरोना विस्फोट और उस पर लगाम लगाने के लिए किए जा रहे उपायों की बात करें तो इन्हीं उपायों का रियल टाइम जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में मौजूद हैं। यहाँ पर वो एम्स के डॉक्टर से बात कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। उन्हें बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के बीच मरीजों के इलाज में किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में दरअसल चर्चा करनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स ने बताया कि अभी के हालात में उन्हें सबसे ज्यादा मैन पावर की दिक्कत है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लगाना होगा। बच्चों को भी अब काफी खतरा है। ऑक्सीजन की कमी का भी एक बड़ा मुद्दा है। मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल को हर मिनट करीब 60 लीटर ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। जिस वक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त एक डॉक्टर ने अपनी बात रखी और कहा कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इस बार इसकी चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं। आज 12 दिन हो गए सर, तो मेरे को पता है इसी तरह से सारी जगह ये चीज हो रही होगी और सर ये सर्ज जो है ये और आएगी और मैं चिंतित हूं। अब बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं सर। पहले वो बेचारे घर पे रहते थे लॉकडाउन के उसमें, अब वो बाहर निकलने लगे हैं और बच्चे जो हैं जब भी बीमार होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर क्लेम करते हैं और वो इन्फेक्शन फिर उनके पास जाता है और बड़ा एटिपिकल मैनिफेस्टेशन है। इट इज नॉट ओनली दे विल प्रेजेंट लाइक एडल्ट पेशेंट, they are altogether different and that is also happening. तो डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में मौजूद हैं। वहां के डॉक्टरों से परेशानियों के बारे में जान रहे हैं। मेरी सहयोगी गौनिका इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़ चुकी हैं। गौनिका, क्या वो परेशानियां हैं जिसके बारे में एम्स के डॉक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया और स्वास्थ्य मंत्री का आगे का कार्यक्रम क्या है, कहां जाएंगे वो आगे? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आज सुबह ही ट्वीट करके बताया गया कि दिल्ली में जिस तरीके के कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे वो तमाम दिल्ली में जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर विजिट करेंगे और शुरुआत आज उन्होंने यहाँ पर एम्स की ट्रॉमा सेंटर से की है और ट्रॉमा सेंटर में वो तमाम डॉक्टर से एक ऑडिटोरियम में बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी है और वहां पर तमाम डॉक्टर से ये समस्याएं जानी जा रही है कि आखिर कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए उन्हें क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिनका निवारण स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या एम्स की तरफ से किया जा सकता है। और ये तमाम समस्याएं डॉक्टर्स एक एक करके बता रहे हैं और आप तस्वीर वहां पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग गौनिका, एक समस्या जो कल सामने आई थी जिसका जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी किया था कि अब हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बेड वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाले बेड की जरूरत है। आई एम श्योर कि आज इस पर भी चर्चा जरूर होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए गौनिका आपका।
राजधानी दिल्ली के हालात खराब हैं। बंगाल में भी कोरोना सिर उठाने लगा है और आज इसी पर चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक है। ये मीटिंग आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में होगी और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों को लेकर कोई फरमान जारी कर सकता है। पश्चिम बंगाल में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। महज एक हफ्ते में तकरीबन 3 गुना केसेस बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 6,769 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और 22 लोगों की जान गई है। ऐसे हालात में चुनाव आयोग की मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में नेताओं के चुनावी प्रचार में उमड़ती भीड़ और कोरोना विस्फोट ने चुनाव आयोग को मजबूर कर दिया है। रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण और उससे हो रही मौत के बाद पश्चिम बंगाल में हो रही चुनावी रैलियों पर सवाल उठने लगे। सवाल जब तीखे हुए तो पहले हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और अब जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने रैलियों में टूट रहे कोरोना प्रोटोकॉल पर फटकार लगाई तो चुनाव आयोग की नींद खुली। बंगाल में कोरोना के बढ़ते केस के बीच चुनाव आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के बाद चुनाव प्रचार को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। टीएमसी मांग कर रही है कि बाकी 4 चरण के चुनाव एक ही चरण में कराए जाएं। लेफ्ट ने भी कह दिया कि अब उनके नेता बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोरोना का पहला फेज देखने के बाद भी सरकारें क्यों नहीं जागी, क्यों नहीं चुनाव को देखते हुए कड़े गाइडलाइन बनाए गए। बंगाल में महज 9 दिनों के अंदर कोरोना के केस तकरीबन 3 गुना बढ़ गए हैं। 7 अप्रैल को 1515 मामले सामने आए थे। 10 अप्रैल को 2763 नए केस आए। 12 अप्रैल को 2550 नए केस। 14 अप्रैल को 5892 नए केस और 15 अप्रैल को 6769 नए मामले सामने आए। कोरोना से सावधानी बरती जाए तो जिंदगी भी रहेगी और नेता भी चुनाव सही सलामत रहकर लड़ सकेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रही धुआंधार रैलियों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सब नियम भी तोड़ रहे हैं और एक दूसरे पर नियम तोड़ने का आरोप भी लगा रहे हैं। কি অবস্থা দেখুন, একটা কোভিডে 1 বছর আগে এত লোক মারা গেল, সারা দেশ জুড়ে একটা তাণ্ডব হলো। 1 বছর সময় পেয়েছে হাতে, নরেন্দ্র মোদী কিচ্ছু করলো না, নরেন্দ্র মোদীও করলো না। बंगाल में अमित शाह आज 3 रोड शो, 2 रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा 1 रैली करेंगे, 2 मीटिंग और 2 रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी भी आज 3 बड़ी रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 1 रैली और 1 रोड शो करेंगे। कोरोना से बिगड़े हालात के बीच एक बुरी खबर यह है कि बंगाल में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के एक उम्मीदवार की कोरोना से मौत हो गई। और कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। एक तरफ जहां मनीष, चुनाव आयोग आज बंगाल में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए चुनाव प्रचार पर लगाम लगाने के लिए मीटिंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम दल, बड़े बड़े नेता आज बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसी को लेकर ही आज एक मीटिंग होनी है, जिसमें ये पहले भी कहा गया है कि कोरोना को लेकर जो चुनावी रैलियों में जो तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और बाकायदा जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को एक लिखित में कहा है कि इस पूरे प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए आप एक कोई दिशा निर्देश निकालें। और इसी को लेकर आज सर्वदलीय बैठक है, जिसमें सभी दलों के एक प्रतिनिधि जाएंगे। पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद वहां पर कोई दिशा निर्देश दिया जा सकता है। और इसको लेकर पहले ही जितने भी जिला प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट और साथ ही साथ वहां बिल्कुल अब ये समय आ गया मनीष की रैली और रोड शो की बजाय ये सारी चीजें वर्चुअली की जाए तो शायद लोगों के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां लॉकडाउन का दूसरा दिन है आज, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं। इसलिए राज्य में पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 350 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सड़कों पर मौजूद लोग ना मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,16,642 मरीज मिले हैं, जबकि 1,182 लोगों की मौत हुई है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां लॉकडाउन लगने के बाद पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 350 लोगों की जान गई है। इसके बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक है, बाजारों में भीड़ है और रेलवे स्टेशनों के बाहर प्रवासी मजदूर डटे हैं। मुंबई में तो 49 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया, लेकिन लोगों को न मौत का आंकड़ा डरा रहा है, न अस्पतालों से सामने आ रही तस्वीरें। कड़ाई काफी ज्यादा कर दी गई है, तो लोग भी फिलहाल यहाँ पर सावधानी बरतते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी रात काफी होने के बावजूद मार्केट में लोग दिखाई दे रहे हैं, घरों के बाहर, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के मुलुंड में ये शख्स ट्रैफिक पुलिस से सिर्फ इसलिए भिड़ गया क्योंकि उसे मास्क पहनने के लिए बोला गया था। मास्क लगाओ ना भाई, मास्क लगाओ ना। नहीं लगाएगा मास्क। मुंबई पुलिस ने ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। अगर
इतने सब बताने के बाद में भी अगर पब्लिक को नहीं समझ में आता है तो फाइन इज द लास्ट रिजॉर्ट। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से इस मुश्किल वक्त में कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नाम से लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, लेकिन सख्ती के तमाम दावों के बीच मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र से जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद सवाल ये कि क्या इस तरह की लापरवाही से कोरोना का विस्फोट थमेगा? जानने के लिए सीधे चलते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता संदीप चौधरी के पास। संदीप, किस तरह की लापरवाही वहां देखने को मिल रही है? देखिए, कुल मिलाकर जहां तक भीड़ होती है उसी तादाद में सुबह के वक्त भीड़ रहती है। इस वक्त पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त हम दादर की सब्जी मंडी के पास मौजूद है। इस तरफ से लेकर ठीक आगे तक, यानी इसके पास से एक ब्रिज गुजरता है सीधा कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट तक। यहाँ तक कई तादाद में ट्रक लगते हैं, टेम्पो लगते हैं और वहाँ से सब्जियाँ उतारी जाती है, जिसके बाद में सुबह इस मंडी में काफ़ी भीड़ हो जाती है। आज सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ थी, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों को साथ ही साथ बीएमसी के कर्मचारियों को उतारा गया। यहाँ की भीड़ कम की गई। इसके बाजू में ठीक सामने की तरफ यहाँ फूल मंडी लगती है। फूल मंडी में भी काफ़ी भीड़ हो जाती है सुबह के वक्त। इस वक्त भीड़ कम दिखाई दे रही है और ठीक पास में ही दादर स्टेशन है। दादर स्टेशन से आवाजाही करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है, लेकिन आज आवाजाही करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है प्लेटफॉर्म्स पर जी। लेकिन विषय ये जो है वो भीड़ बढ़ने का है। बिल्कुल संदीप, और सरकार की ये जो तमाम कदम है, प्रयास हैं, चाहे कर्फ्यू की बात करें, ब्रेक द चेन की बात करें या लॉकडाउन की बात करें, ये तभी कारगर होंगे जब आम जन अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये कतारें रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए हैं। रेमडेसिविर कोरोना की रोकथाम में बेहद कारगर दवा है। कोरोना के गंभीर मरीजों को ये दवा दी जा रही है, लेकिन राज्य में रेमडेसिविर की भारी किल्लत हो गई है। लोग 24 घंटे तक कतारों में हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दवा नहीं मिल पा रही। लाइन में खड़े लोगों का कहना है कि वो कल भी लाइन में लगे, आज फिर लाइन में हैं, लेकिन फिर भी रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही है। कल 3 बजे से खड़ा हुआ हूँ। 7 घंटा खड़े होने के बाद मना कर ताला बंद करके यहाँ से चले गए कि यहाँ पे इंजेक्शन नहीं मिलेगा। 7 घंटे तक बिना पानी पिए एक लाइन में खड़े हुए हैं। आप कब से खड़े हैं? कल सुबह 6 बजे से। क्या बोले थे आपको? कल बोला कि दे देंगे, लेकिन हम लोग को दिया नहीं गया। मेरे 6:30 बजे से कल भी खड़े थे, कल भी नहीं मिला। शाम को 7 बजे गए हैं बिना खाए पिए, और आज सुबह 6:30 बजे से खड़े हैं, अभी तक बिना खाए पिए। पानी वानी भी कुछ भी नहीं मिला है। और इस वक्त हमारे साथ अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरीके की कालाबाजारी की तस्वीरें, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। अब से कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि स्टेट प्लेन भेजकर गुजरात से इंजेक्शन मंगवाए गए थे रेमडेसिविर के, लेकिन इसके बावजूद कमी है। क्या वजह है? देखिए, साफ तौर पर ये जो कमी का नजारा हमने देखा है अम्बेडकर अस्पताल के रेड क्रॉस जहां पर ये दवाई बनाने के लिए उसको अधिकृत किया है, ये नजारा पूरे जो छत्तीसगढ़ है उसी के तमाम जिलों में यही देखा जा रहा है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो साफ तौर पर बात कर रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में 11,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंचाई गई है, लेकिन 15,000 से ज्यादा केस अकेले 24 घंटे में आए हैं सामने। और जो सूत्र बता रहे हैं तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। ऐसे में इतनी भारी मात्रा में आपूर्ति कैसे होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस वक्त बेहद जरूरी था रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी, बेड की व्यवस्था, इन सबको पूरा करना, तब जो भूपेश बघेल है वो असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसके चलते लेट होते गए और अब हालात जो है। बिल्कुल अनुराग, यूपी और एमपी ने तो स्टेट प्लेन भेज के जरूर गुजरात से इंजेक्शन मंगा लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ ने थोड़ी देरी कर दी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा नए केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। यूपी में अब जो अस्पताल मरीजों को एडमिट करने से मना करेंगे, उन पर मुकदमा दर्ज होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस का बड़ा जंप हुआ। 22,339 नए कोरोना मरीज मिले और 104 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और आइसोलेशन में होने के बावजूद एक्टिव हैं। अधिकारियों को कोरोना कंट्रोल से जुड़े निर्देश दे रहे हैं। योगी ने टीम 11 के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में आनाकानी को गंभीरता से लिया है। कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश दिए हैं
कि जो अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। यूपी में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। यूपी में सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां पिछले 24 घंटे में 5177 नए केस सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। जिसके बाद यूपी सरकार ने लखनऊ समेत 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू के नियमों को और सख्त कर दिया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर सिटी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया में अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। सीबीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा। अब जो बड़ी खबर है वो कुंभ से जुड़ी हुई है। हरिद्वार के सीएमओ ने बताया है कि कुंभ में शामिल 30 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेडिकल टीम लगातार अखाड़ों में जा रही है और संतों का RT-PCR टेस्ट कर रही है। कल से ये जांच और तेज कर दी जाएगी। इस बीच निरंजनी अखाड़ा ने 17 अप्रैल को कुंभ समापन करने का ऐलान कर दिया है। हरिद्वार महाकुंभ की भीड़ ने सबका ध्यान खींचा। कोरोना के प्रचंड प्रहार के बीच 10 से 15 अप्रैल के दौरान करीब 48 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। लेकिन इस दौरान कुंभ में कोरोना प्रोटोकॉल की जो धज्जियां उड़ी, उसका रिजल्ट आ गया है। 10 से 14 अप्रैल के बीच 1167 यात्री और साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 10 अप्रैल को 254 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। 11 अप्रैल को 386, 12 अप्रैल को 408, 13 अप्रैल को 594, 14 अप्रैल को 525। हालत यह है कि कुंभ में आए निर्माणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए निरंजनी अखाड़ा ने 17 अप्रैल को समय से पहले कुंभ के समापन की घोषणा कर दी है। अखाड़ा ने कहा कि शाही स्नान के बाद कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। निरंजनी अखाड़े के कुंभ समाप्ति के ऐलान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के मसले पर आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। और मुंबई से हैरान करने वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज सुबह इंडिया टीवी पर आपके लिए आगे क्या है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।